नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली की अहम खबरों का, लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। साल की शुरुआत हुई है लेकिन एक दुखद हादसे के साथ। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आई है। ऐसी जानकारी है कि इसके कारण अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कईयों की हालत गंभीर है। राहत बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह भगदड़ मची। घटना त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर की है। अधिकारियों ने बताया कि नए साल की शुरुआत के मौके पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ पहुंची थी दर्शन के लिए, और इस दौरान ही ये भगदड़ मची है। श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। अधिकारियों ने कहा कि कई लोग मृत पाए गए। उनके शवों की पहचान और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया जा रहा है। घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है और कहा कि घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। जो भी लोग इस हादसे में मारे गए हैं उन्हें 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी और घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, और घायलों के इलाज का जो खर्च है वो श्राइन बोर्ड उठाएगा। इसी के साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निसार रसूल का रुख कर लेते हैं। निसार, ये जो घटना हुई है किस समय हुई है, कारण इसके पीछे क्या बताया जा रहा है और अभी ताजा जानकारी क्या है? जी देखिए नहीं, अगर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो नया साल की आमद के साथ ही एक बहुत बड़ी दुख की खबर आई है जम्मू कटरा से, जहां पे कल लगभग 2 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि जो वहां पे प्रशासन के मुताबिक 2 ग्रुहों में आपस में थोड़ा सा तसादुम हुआ, थोड़ा सा उनके दरमियान बहस व तकरार हुई, जो एक झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई, जिसके बाद वहां पे काफी भगदड़ मच गई और वहां पे लोग जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो इस दौरान काफी जो लोग थे वो गिर पड़े, उनके ऊपर से जो वहां पे भीड़ थी, काफी ज्यादा भीड़ थी, उनके ऊपर से चलते रहे, तो जिस दौरान 12 लोगों की मौत वहां पे वाकया हुई है। तो ये दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो मौसम आज काफी खुशगवार है मौसम के हिसाब से वहां पे, और दूसरी बात यह है कि नए साल के आमद के साथ ही वहां पे जो यात्रा है वहां पे ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं, जो एक बाइस बना वहां पे कि वहां पे लोगों की जो यात्राओं की भीड़ थी वो काफी हद से तवक्को से ज्यादा थी, जो भी एक रीजन बना कि वो वहां पे ऐसा हादसा पेश आया। हालांकि प्रशासन ने यह भी बताया कि रात के लगभग 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के करीब वाकया पेश आया। वहां पे सिक्योरिटी इंतजाम भी थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वहां पे सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, क्योंकि रात का वक्त था, तो जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। तो जिस तरह से प्रशासन आज सुबह से वहां पे मुतहरक हुई है, वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो भी पहुंचे, डीआईजी दिलबाग सिंह वो भी पहुंचे, और लगभग कुल मिलाकर बहुत सारी सियासी जमात। निसार, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अब बहुत अलर्ट नजर आ रहा है, मुस्तैद नजर आ रहा है, तो नहीं लगता कि सवाल यहाँ पर पूछना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब आपको मालूम था कि हर साल नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की बहुत संख्या में भीड़ पहुंचती है मां के दर्शन के लिए, तो ऐसे में इस साल भी ये देखने को मिला, तो क्या पहले ही एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट नहीं रहना चाहिए था? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 लोगों में एक कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भगदड़ तक मच गई, और करीब 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि मारे गए हैं इस भगदड़ में। जी यकीनी तौर पर सवालात तो काफी उठे हैं प्रशासन पे, पुलिस इंतजाम पे, वहाँ पे काफी सवालात खड़े हो गए हैं कि हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस जो स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई बयानबाजी नहीं की है। हालांकि जितने भी अगर बात की जाए तो बीजेपी की जो वहाँ की क़यादत है उन्होंने भी सवाल उठाए, और बाकी जो सियासी पार्टी है उन्होंने भी सवालात उठाए इस जो पुलिस से वहाँ पे चूक हुई है। हालांकि रात के 2:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये रात के करीब वक्त पेश आया। अगर ये दिन में आ जाता तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि रात के वक्त पे वहाँ पे सिक्योरिटी इंतजाम काफी कम कर दिए जाते हैं या कम होते हैं, जिससे ये एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। निसार, कोविड प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो किए जा रहे थे? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी कोविड की भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में एहतियातन कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, तो उसके मद्देनजर भी एहतियात नहीं बरती गई, इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे।
जी देखिए, दिल्ली को छोड़कर अगर बात की जाए तो जम्मू में अभी कोविड या कर्फ्यू का, जम्मू कश्मीर में कोविड कर्फ्यू का कोई निफाज नहीं अमल में नहीं लाया गया है और प्रोटोकॉल के हिसाब से तो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब लोगों की भीड़ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो तब वहां पे प्रोटोकॉल की जगह नहीं रहता है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है, जो एक सबब बना इस हादसे का। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज मौसम भी काफी अच्छा है और नए साल की आमद भी थी, जिसकी वजह से वहां पे जो तवक्का थी लोगों के आने की, उससे दुगनी तादाद बढ़ गई है, जिसको संभालना फिर वहां प्रशासन के बस में नहीं होता है, चाहे या फिर लोगों की मनमानियां मानी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जी और जैसे कि आपने बताया भी कि पुलिस की तरफ से भी कोई ठोस कारण दिया नहीं गया है। कितने लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं निसार, और कितने लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? जी, प्रशासन के मुताबिक जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये ऐलान किया है कि वहां पे कुल मिलाकर 12 लोगों की जो जानें चली गई है और 20 के करीब जख्मी पाए गए हैं, जिनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और बाकी जो 12 जिन लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, उनकी शिनाख्त भी हो रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से कुछ लोगों का ताल्लुक है दिल्ली से, राजस्थान से। अभी तक इन 3 स्टेट्स की जो बताया गया है, 3 स्टेट्स को बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने बताया कि 3 स्टेट से ठीक है जिनकी हादसे में जान चली गई। जी सर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यह हादसा पेश आया है, बहुत ही दुखद ये हादसा है। साल की शुरुआत सोची नहीं थी कि इस हादसे के साथ करनी होगी, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि 12 लोग जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है और 10 से 15 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो जम्मू कश्मीर में नए साल पर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची और इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक घटना में मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर परिसर में मचे भगदड़ की कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया गया है कि नए साल के मौके पर काफी तादाद में श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने आए थे। इसी बीच राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट किया, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ ने भक्तों की जान ले ली। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताते हुए ट्वीट किया, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन बहुत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की वो कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की गई है। और यह भी जानकारी दे दें कि मरने वाले लोगों का ताल्लुक फिलहाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी ने कहा कि उत्तरी नगर निगम में स्थित राजन बाबू अस्पताल की इमारत खतरनाक घोषित की जा चुकी है। बावजूद इसके यहां की छत के नीचे मरीजों का इलाज चल रहा है। ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। आपको बता दें कि आतिशी मालेना ने पिछले दिनों राजन बाबू अस्पताल का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि खुद एमसीडी द्वारा अस्पताल की इमारत को खतरनाक घोषित करने के बावजूद यहां मरीजों का इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी को पैसों की ऐसी भूख है कि उन्होंने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से सवाल भी पूछा कि आप बताएं कि आपको दिल्ली के लोगों से आखिर इतनी नफरत क्यों है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आप एमएलए आतिशी ने कहा क्या।
आज हम यहाँ पे एमसीडी के नॉर्थ एमसीडी के राजन बाबू हॉस्पिटल में आए हुए हैं, लेकिन आज जो ये हॉस्पिटल के हालात हम देख रहे हैं वो बाकी सारे अस्पतालों की भी हमारी समस्याओं को पीछे छोड़ देते हैं। और ये अनबिलीवेबल है कि इस हालात में एक हॉस्पिटल है, दिल्ली के बीचों बीच ये अस्पताल है। आप आइए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि आप पूरी बिल्डिंग के हालात देखिए कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी टूटी फूटी है। खुद एमसीडी ने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है कि सावधान, आगे खतरनाक भवन है, ये रास्ता बंद है। तो ये हालात एमसीडी के अस्पताल के हैं। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसके इतने टूटे फूटे हालात हैं, जहाँ पे खुद एमसीडी ये कह रही है कि बिल्डिंग खतरनाक है, यहाँ पे अंदर जाना सेफ नहीं है। अभी हम अंदर चल के देखेंगे कि यहाँ पे अस्पताल के वार्ड भी चल रहे हैं। यहाँ पे आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग पे बार बार बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि बिल्डिंग खतरनाक है, बिल्डिंग डेंजरस है, उस बिल्डिंग में ये पूरा एक पेशेंट्स का वार्ड बना हुआ है। पेशेंट्स अभी यहाँ पे एडमिट हैं। ये हालात है एमसीडी के अस्पतालों की। तो इस राजन बाबू अस्पताल में तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ एमसीडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। और इस हॉस्पिटल को देख के ये साफ नज़र आ रहा है कि एमसीडी ने अपनी सारी जिम्मेदारी से हाथ धो दिए हैं। नॉर्थ एमसीडी को, बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी को कोई दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। मेरा भाजपा के नेताओं से ये सवाल है कि देखिए, आज तक तो हम सुनते आए थे कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप उगाही करते हैं, आप पैसे लेते हैं, लेकिन जो आज हमने राजन बाबू अस्पताल में देखा तो आज नज़र आ रहा है कि पैसे की हवस में, भ्रष्टाचार की हवस में आज भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये हालात आ गया है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है। इसे आगे बढ़ाया नहीं जा रहा। उम्मीद जताई जा रही थी कि कम रिटर्न दाखिल होने और पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईटीआर भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही थी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। आपको बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत कई संगठनों की तरफ से इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। विभाग ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए दाखिल किए गए आईटीआर का विवरण देते हुए ट्वीट किया कि 27 तारीख तक, यानी 27 दिसंबर 2021 तक कुल करीब 4,67,45,249 आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जिसमें 15,49,831 आईटीआर उसी दिन दाखिल किए गए हैं। इसमें 2.50 करोड़ से ज्यादा आईटीआर 1 और 1.17 करोड़ से ज्यादा आईटीआर 4 शामिल है। आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 सरल रूप से है, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं को पूरा करते हैं। सहज 50 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है और जो वेतन, एक गृह संपत्ति और अन्य स्रोत से आय प्राप्त करता है। 50 लाख रुपए तक की कुल आय और व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्तियों HUF और फार्मों द्वारा आईटीआर 4 दाखिल किया जा सकता है। वैसे में सी एसोसिएशन और बाकी यूनियन की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांग की गई कि इंडिविजुअल आईटीआर फाइल करने वालों के लिए डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नए ई फाइलिंग पोर्टल में अब कई तरह की परेशानियां बनी हुई हैं।
और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन और पूर्व कांग्रेस पार्षद अंजू सहवाग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। 2012 से 2017 तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कांग्रेस पार्षद रह चुकी अंजू सहवाग ने कहा कि उन्हें दिल्ली के केजरीवाल सरकार की नीतियां पसंद है और दिल्ली में वो विकास कार्य से प्रभावित होकर वो आप में शामिल हुई हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि समाज सेवी अरविंद चंदेला ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बताते चले कि कांग्रेस की पार्षद रह चुकी अंजू सहवाग शिक्षक भी हैं और वो हिंदी और सामाजिक शास्त्र पढ़ाती हैं, पढ़ाया करती थी, माफ कीजिए। और पार्टी में शामिल हुए अरविंद चंदेला एक समाज सेवी हैं और पेशे से व्यवसायी हैं। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने अंजू सहवाग और समाज सेवी अरविंद चंदेला का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की नीतियों और दिल्ली विकास मॉडल से प्रभावित होकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग आप परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। अरविंद चंदेला भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि अंजू सहवाग का कहना है कि उन्हें आम आदमी पार्टी की नीतियां बहुत पसंद हैं और इसी के चलते कांग्रेस को छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो। वीरेंद्र सहवाग की बहन और शिक्षक पढ़ाया करती थी बच्चों को और फिलहाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुकी है। अरविंद चंदेला का भी नाम सामने आया है जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस वक्त दोनों जोरों से जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो अपना दमखम दिखाती नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी हर प्लेटफॉर्म से मुखर होते नजर आ रहे हैं। पूरी ताकत के साथ पूरा अपना योगदान देते हुए निभाऊंगी, यही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी को ज्वाइन करवाइए। आपका फॉर्मली आज इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। जी heartiest congratulations to you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों ने आज मुझे अपने परिवार में शामिल किया। अपनी तरफ से सभी को यही आश्वासन दे सकती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल हैं हमारे साथ। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले एफएम न्यूज में आपका। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पूरा दमखम दिखा रही है, ऐसे में अब कांग्रेस का दामन छोड़कर अगर हम अंजू की बात करें, अंजू सहवाग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई और साफ तौर पर कहती नजर आई क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी की नीतियां पसंद है इसलिए मैं उनमें शामिल हो रही हूँ। देखिए, ये अधिकार तो सभी को है, वो जिस पार्टी में जाना चाहिए जा सकते हैं, परंतु इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, लोग उनकी तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते। इस वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रॉप अप कर रखा है। वरना यूथ फाउंडेशन उत्तराखंड का अगर आप देखेंगे उसमें शौर्य डोभाल और कर्नल कोठियाल है। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। अचानक से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत विजिबिलिटी है, चाहे ग्राउंड पे काम नहीं है। इस वजह से ये जो राजनीति का खेल है ये भाजपा द्वारा खेला जा रहा है। आम आदमी पार्टी सहवाग की वहां शुभकामनाएं हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी नीतियां उन्हें बहुत अच्छी लग रही है तो समय बताएगा कि नीतियां क्या है। नहीं तो इसमें आपने कहा कि खैर हर किसी को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से पार्टी का चयन करे, लेकिन अभी फिलहाल जब पार्टी को स्ट्रांग होने की जरूरत है, इस तरह से अगर कैंडिडेट्स छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो नहीं लगता कि पार्टी का लॉस है इसमें? देखिए, पार्टी का हमेशा लॉस होता है। अगर एक भी जने छोड़ के जाता है लॉस होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा आप किसी को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते। अगर वो कह रही है कि वो प्रभावित है आम आदमी पार्टी से तो वो आज वहां जा रही हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को तोड़कर अपने तक लेकर गए वो। मगर आज आप देख रहे हैं कि कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल है। अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं होता तो गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल नहीं हटाया जाता। अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं होता तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश ना की गई होती, और अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल ना होता तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री ना बदलने पड़े होते इनको। चलिए, तो ये तो खैर आने वाला समय बता पाएगा और जनता बताएगी कि जनता किसे चुनती है, किसे अपना सहयोग देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुजाता जी।
तो आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली सरकार की नीतियों से बहुत प्रभावित होती नजर आई हैं वीरेंद्र सहवाग की बहन, और अब वो आप पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। आपका फॉर्मली आज इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते आगे, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते येलो अलर्ट के तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पब से लेकर होटल तक पाबंदियां हैं। सिर्फ 50% कैपेसिटी की अनुमति है। अब ऐसे में दिल्ली में नए साल में जश्न का माहौल फीका पड़ रहा है। दिल्ली के पब्स और रेस्टोरेंट में भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए नए साल मनाया जा रहा है। पहले जहां पर इन जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, बुकिंग 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी, वहीं इस बार फुल आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी लोग ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। पब्स और रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि पहले उनके यहां न्यू ईयर पर 2 से 3 महीने पहले बुकिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब इस तरह का कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि हर बार यहां पर लाइव कंसर्ट, स्पेशल डीजे पार्टी और स्पेशल लोगों को बुलाया जाता था, और इन सभी चीजों के लिए हम एक महंगी और अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी हायर किया करते थे। लेकिन इस बार ना ही कोई स्पेशल इवेंट है और ना ही किसी तरह का आयोजन किया गया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने बीते दिन कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं लेती तो बीजेपी 3 जनवरी को शहर में 14 जगहों पर चक्का जाम करेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। आदेश गुप्ता ने एक बयान में यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों या फिर स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नई जन विरोधी आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी 3 जनवरी को पूरे शहर में 14 जगहों पर चक्का जाम करेगी। और दिल्ली में न्यू ईयर पर लोग इंडिया गेट, राजपथ देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन 1 जनवरी से राष्ट्रपति भवन और संग्रहालय आम जनता के लिए बंद हो गए हैं। ये कदम कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों की वजह से उठाया गया है। चेंज ऑफ गार्ड प्रोग्राम भी अगले आदेश तक बंद रहेगा। सरकार की ओर से जारी बयान में इसे एहतियाती कदम बताया गया। दिल्ली बीते 24 घंटे में कोरोना के अगर यहां पर केसेस की बात की जाए तो 1796 नए केस आए हैं, तो वहीं संक्रमण की दर बढ़कर 2.4% हो गई है। दिल्ली कोरोना आपकी माने तो 82 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट तब लगाया जब लगातार 2 दिन तक संक्रमण दर 0.5% तक रही। अब ऑड इवन के तहत दुकानें खुल रही हैं, तो वहीं स्कूल, जिम बंद होने के साथ ही मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चल रही हैं। और पहाड़ों पर कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। नए साल पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ठंड जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि अधिकतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। बढ़ते ठंड के प्रभाव से लोगों की सड़कों पर भीड़ कम हो गई है। कामकाजी लोग इस ठंड से बचाव के साथ घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। और दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कोविड-19 के अलक्षणीय और हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में पृथकवास यानी होम क्वारंटीन में रखने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि इसके साथ ही सरकार सिर्फ सीमित संख्या में नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज पाएगी। बताते चले कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्यों से रात को मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन से संक्रमण के करीब 1431 मामले सामने आए और इनमें दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले हैं। क्वारंटीन नियमों पर सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी उनकी तरफ से कहा गया कि ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित अधिकांश रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। वो या तो अलक्षणी हैं या उनमें हल्के लक्षण हैं, उन्हें अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल की भी जरूरत नहीं है। तो कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हम बात कर रहे हैं, जिसके आने के बाद तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो अपने कामकाज पर आने जाने के लिए बस या फिर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि कोविड फैलने की आशंका से मेट्रो पैसेंजर ले जाने की क्षमता 90% तक कम कर दी गई है। बसों में भी यात्रियों के आने जाने की संख्या आधी से कम कर दी गई है। ज्यादातर ऑफिस खुले हैं। अब ऐसे में इस वर्ग को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बस और मेट्रो स्टेशन के आगे लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और ग्रेटर नोएडा में आधी रात में एक बड़ी खबर सामने आई। यहां दबंगियों ने एक दुकान पर देर रात
ढाबा बोल दिया और ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में पराठे की दुकान पर पहुंचे दबंगियों ने दुकान खोलने की जिद की, पर दुकान मालिक ने रात में दुकान खोलने से मना कर दिया। दुकान नहीं खोलने पर युवकों ने ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच शुरू करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।